पॉडकास्ट से आप सभी का यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि ये अगली क्लास आपकी होगी भूगोल की, और कुछ लोगों ने यही बताया मुझे कि आप लिखकर ही पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब लोगों को इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, लोग सीखना चाह रहे हैं, कोई कुछ नई चीज़ें पा रहे हैं और उन्हें भी अच्छा लग रहा है, समय लग रहा है पर चीज़ें समझ में आ रही हैं। ऐसा कुछ लोगों के कमेंट आए जिनसे मैंने बात की कि नहीं, आपका ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप लिख कर पढ़ाएं, लिख कर ले जाने, पहले आप लिख लेती हैं फिर आप बताती हैं, तो उससे लोगों को ये लगता है कि आप लिख लाई हैं और फिर बस ऐसे बता दिए हैं। तो नॉर्मली चीज़ ये लोग सभी लोग करते हैं, तो इसलिए हम लिख कर ही सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आज यहाँ पर हम अगला टॉपिक उठा रहे हैं जो वहाँ तक मैंने सिंधु तंत्र या नदी तंत्र सारी चीज़ें आपको, जितने तंत्र या नदियाँ थी उनकी सहायक नदियाँ मैंने लगभग पढ़ा दी। जो भी कुछ छूटा है, जो कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं वो मुझे भी पता है, तो उन्हें मैंने बोला है कि संडे को एक मैराथन क्लास लेकर लाइव आकर वहाँ पर उन्हें कवर कर दी जाएंगी। अब उसी नदियों के पर्पज़ से आगे बढ़ते हुए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की आज हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं, क्यों कहा जाता है इन्हें। तो जैसे कि हम बोर्ड पर लिखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जैसा कि इसके मतलब शब्दों से ही पता चल रहा है कि बहुउद्देशीय मतलब बहुत से इसके उद्देश्य हैं, कोई एक उद्देश्य। अब जैसे कोई नदी है, सिर्फ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जैसे कह दिए गए, सिर्फ एक नदी जैसे नर्मदा नदी कह दी गई तो सिर्फ नर्मदा नदी की बात की गई है, ना तो उसकी सहायक नदियों की बात मैं यहाँ बोलने वाली हूँ ना तो कुछ। लेकिन यहाँ आ गया बहुउद्देशीय, मतलब उसके एक जिस भी नदी घाटी की बात होगी मतलब उसके कई उद्देश्य होंगे। उद्देश्य का मतलब जैसे उसमें इसके लाभ और हानि दोनों हैं। जहाँ पर लाभ होगा वहाँ पर हानि भी होती है, और जहाँ पर हानि होती है वहाँ पर लाभ भी होता है। दोनों बातें हमेशा लागू होती हैं, तो इसलिए हर एक पक्ष के मतलब हर एक पहलू के दो पक्ष जरूर होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर बताया गया एक बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो लाभ जैसे हम इसमें बांध बना सकते हैं, और मेनली उसी चीज़ की यहाँ पर चर्चा की जाएगी, कौन से बांध बने, कौन सी घाटी पर क्या क्या बना है। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मोटा मोटा देखेंगे, हम आपको यहाँ पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सारी चीज़ें लगभग जान रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है ये यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोगों को लगता है कि सारी जितनी भी परियोजनाएं हैं सबकी सब पढ़ ली जाए, और जब सबके सब आप रट ही लेंगे, आप पढ़ ही लेंगे तो जाहिर सी बात है पूछेगा तो वहीं से ना। लेकिन यहाँ पर हम आपको लगभग 80% से 90% फंसाने की पूरी बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परियोजना नहीं बताएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट लगभग आपको 20 से 25 परियोजना बताएंगे। है तो बहुत ढेर सारी, एक दो नहीं है, कम से कम अगर मोटा मोटा मानी जाए 100 परियोजनाओं से अधिक है, पर यहाँ पर 20 से 30 या 40 के आसपास, मतलब 50 के अंदर ही आपको रहना है, और वो परियोजनाएं आप एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे रख लेंगे। अब यहाँ पर आती है बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात। तो जैसे मैंने बताया इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो जैसे कोई पूछ सकता है कि कौन कौन से उद्देश्य हैं। जैसे पहला उद्देश्य ये हो सकता है कि मैं बांध बना सकती हूँ उस पर। अब कुछ लोग कहेंगे बांध क्यों बनाना चाहिए। तो जैसे हमारा किसी भी नदी या नहर पर जैसे बाढ़ की संभावना है तो हम उसे बांध बनाकर उस पानी को रोक सकते हैं, और आगे जो बाढ़ से ग्रसित होने वाले स्थान है उन्हें रोका जा सकता है। पर एक ये हो गया इसका रीजन। दूसरा रीजन, अगर हम बांध बनाकर पानी इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा किए हुए, और अगर कभी सूखे की संभावनाएं हो गई तो वही पानी फिर उसी क्षेत्र पर छोड़ दिया जाता है, ताकि वहाँ के पशु पक्षी जो भी हैं उन्हें नुकसान न पहुँच पाए, और उन्हें ये जो पानी जा रहा है इनकी उनको ज़रूरतें होती हैं और वो ज़रूरतें अपनी पूरी कर सकें। पहली ये हो गई। और दूसरी बात मैंने ये कि बांध से सिंचाई, जैसे आप नहर नदी, जैसे हम लोगों गांव में नहर होते हैं कि नहर से पानी आता है, तो नहर बांध बनाकर हम अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। छोटी छोटी जगहों पर पानी इकट्ठा कर लेते हैं कि शायद कभी नहर में पानी ना आए तो हम इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह इसमें और ये बात हो सकती है जैसे मत्स्य पालन, जैसे हम कहीं पर पानी इकट्ठा कर लिए हैं, जैसे गांव में लोग तालाब बना लेते हैं, नहर के ही पानी से तालाब खुदवा लिए, बनवा लिए, उस पर पानी इकट्ठा की, वहीं पर मत्स्य पालन मतलब मछली पालन का भी प्रयोग करते हैं। ये मैं आपको छोटा बता रही हूँ, मतलब ये बहुत बड़े एरिया में होता है। ये मैंने आपको उदाहरण के लिए बता रही हूँ ताकि सारे लोग लगभग किसान के बेटे या मध्यम वर्ग के होते हैं तो ये सारी बातें वो लोग समझ लेते हैं आसानी से। और जैसे इन्हीं बांधों पर पर्यटन स्थल भी होते हैं, जैसे कटक हो गया, ये सारी चीज़ें, जैसे लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं तो ये बांध मतलब इन पर लोग घूमने आते हैं, बाहर के लोग भी देखने आते हैं, तो पर्यटक स्थल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मोटी मोटी बात ये हो गई। इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को ही जवाहरलाल नेहरू ने
जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये मंदिर है, भारत का मंदिर इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा गया था। ठीक है ना, आप यहाँ पर इतनी बात समझ लिए हैं। अब अगर आप इतनी बात समझ लिए हैं तो ये तो लाभ हो गए आपके, क्या हुए, ये लाभ हुए। जितनी बात मैंने अभी तक बताई ये लाभ हुए, लेकिन इनकी कुछ हानियां भी होंगी। ऐसा तो है नहीं, अगर किसी चीज़ से लाभ हो रहा है तो उसकी कुछ हानियां भी होंगी। ठीक है, तो हानियां क्या हो सकती हैं, जैसे भूकंप का आना। जैसे आप कहीं पर पानी इकट्ठा किए या कहीं पर आप खुदाई कर रहे हैं, जैसे बांध बना रहे हैं, तो वहां पर भूकंप आने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। भूकंप आना, जैसे आप बांध बना लिए, जो कृषि योग्य क्षेत्र था तो वो तो नष्ट हो गया ना, तो दूसरा कृषि योग्य क्षेत्र का नष्ट होना, इस तरह की मतलब इसकी हानियां भी कई हैं। जैसे आपको मैंने बताया भूकंप आना, कृषि पुनर्वास, जैसे जो पुनर्वास स्थल होते हैं वहाँ उनका नुकसान कर देना, क्योंकि आप बांध बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे या घाटी बन रही है जिस जगह, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो जमीन लगेगी ना, तो उतना रहने योग्य तो स्थल नहीं रह जाता है ना। तो यहाँ पर ये हानियां भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके लाभ ही हैं, कुछ हानियां भी है। लाभ अधिक है, हानियां कम है, बस इतना आप कह सकते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। तो आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी बनी थी, तो जैसे स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले आपकी दामोदर घाटी परियोजना जो है, यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिएगा, दामोदर घाटी परियोजना। ये अगर मैं इसको लिखाऊंगी तो हो सकता है टाइम लगेगा। अगर मैं कुछ चीज़ें इसमें लिखवाऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं सारी बातें बस ऐसे बोलती मौखिक ही बताऊँ, नहीं, मैं आपको लिखवाऊंगी भी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर वही चीज़ें सिर्फ मैं बताऊंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये बात सब लोग जानते हैं कि पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन छोड़ना क्या है, ये अब बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्मार्ट स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। लोग एक एक साल में तैयारी करके सिलेक्शन लेके निकल जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब दामोदर घाटी परियोजना है तो इसके बारे में पूरी गाथा जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वही पॉइंट जानिए जो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें 4-6 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। जैसे ये परियोजना कब बनी थी, तो ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। अब अपना देश स्वतंत्र कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हो गया था, मतलब आजाद हो गया। तो अब ये परियोजना फिर कब की है, तो ये परियोजना 1948 की है। तो स्वतंत्र भारत की ये पहली परियोजना है, स्वतंत्र भारत की ये पहली परियोजना है। अब इसमें सिर्फ दामोदर नदी की इसमें बात नहीं कही गई, जो बांध है यहाँ पर, इसमें सिर्फ दामोदर नदी पर ही स्थित नहीं है। यहाँ पर जब घाटी शब्द लग जाता है तो मतलब उसके क्षेत्र, जितना भी उसके आसपास क्षेत्र आएगा वो सारा कुछ आ जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ सिंधु घाटी की बात नहीं कही गई, वहाँ पर कई क्षेत्र आते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो आ गया, और भी कई क्षेत्र स्थल हो गए वहाँ के, तो सारे क्षेत्र वहाँ पर आते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो दामोदर की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनमें से कुछ सहायक नदियों को भी यहाँ पर लिया गया। अब दामोदर की सहायक नदियों में से जैसे पहले आप लिख लीजिएगा कौन कौन सी है, तो एक है बोकारो, बोकारो सहायक नदी है, एक है कोनार, कौन सी, एक है बोकारो, एक है कोनार, एक है बराकर। इन नदियों को मिलाकर यहाँ पर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध, अब आप बताएंगे कि दामोदर नदी घाटी या दामोदर घाटी परियोजना पर कौन कौन से बांध बने, तो इसमें सबसे ज्यादा बांध बने। अभी तक इसमें क्या बने हैं, अभी तक इसमें सबसे ज्यादा बांध बने हुए हैं। लगभग इसमें 8 से 10 बांध बने हुए हैं, लेकिन आपको सारे के सारे बांध बिल्कुल नहीं याद करने, बस आपको मुश्किल से 4 से 5 या आप मोटा मोटा 4 याद कर लीजिएगा। तो जैसे इसमें सबसे पहला बांध कौन सा हो जाएगा आपका, जैसे आपका इसमें एक बांध हो जाएगा तिलैया बांध, तिलैया बांध। एक हो जाएगा मैथान बांध, एक हो जाएगा पंच, एक हो जाएगा तिलैया बांध, एक हो जाएगा मैथान बांध, एक हो जाएगा पंचेत हिल। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप, एक यहाँ पर ये जो कोनार है, ये कोनार बांध भी है, क्या है, कोनार बांध। ये 4 पॉइंट, सिर्फ आपको ये 4 पॉइंट ही याद करना है। दुर्गापुर बांध भी आता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये पंचेत बांध, पंचेत हिल बांध या पंचेत बांध आप याद कर सकते हैं। तो ये तिलैया बांध दामोदर घाटी नदी पर है, यह दामोदर घाटी परियोजना पर स्थित है। मैथान बांध भी पूछा जाता है किस नदी पर है, तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। पंचेत हिल बांध पूछा जाता है किस नदी पर, दामोदर घाटी या दामोदर नदी पर स्थित है। कोनार बांध या इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं भी चाहेंगे तो नहीं याद कर सकते। इस नदी की
ये नदी परियोजना किस किस नदी परियोजना के मतलब उसके स्थान पर नहीं, मतलब उसको देखा शुरू की गई थी। तो यूएसए की एक नदी है, यूएसए की एक परियोजना है, मतलब उससे ये लोग सीखे थे कि जैसी ये परियोजना वैसे ही भारत पर कोई परियोजना चालू की जाए। तो उसका नाम था टेनेसी बांध, टेनेसी घाटी परियोजना। ये कहाँ की है? तो ये यूएसए की है। इसकी हूबहू ये दामोदर घाटी परियोजना भारत में शुरू की गई थी। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं सबसे पहले कहाँ भारत में, स्वतंत्र भारत की कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना है। कब शुरू की गई? 1948 में। इसमें आप तिलैया बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में तो ये पूछा जाता है, यहाँ तक कि स्टेट लेवल के एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचेत हिल बांध, आप पीसीएस का बैकईयर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पंचेत बांध मिलते हैं, तिलैया बांध मिलता है, मैथान बांध भी मिलता है, लेकिन कोनार बांध अभी थोड़ा कम मतलब पूछा गया, एक ही 2 बार पूछा गया, तो इसलिए इसको नज़र पर आप बिल्कुल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बात हो गई। ये दामोदर घाटी जो परियोजना है, जो टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर ही बनी थी। ठीक है ना, ये यूएसए की है। इतनी बात आपको मोटा मोटा याद हो, बस दामोदर घाटी परियोजना में आपको बस इतना ही याद करना है। जो कहानी है आपके पास वो बिल्कुल मत याद करिए, काम की चीजें आप अपने पास रखिए, बाकी सारी चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इग्नोर करने लायक नहीं होंगी, तो आप उनको बिल्कुल मत इग्नोर करिए, लेकिन जो हो तो उनको हटा दीजिए अपने पास से। अगली अगली परियोजना आती है आपकी भाखड़ा नागल बांध। कौन सी आती है? भाखड़ा नागल घाटी परियोजना। क्या आती है? भाखड़ा नागल घाटी परियोजना। अब ये भारत की, देश की, मतलब भारत की सबसे ऊंची घाटी, ये सबसे बड़ी घाटी परियोजना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ये सबसे बड़ी घाटी परियोजना है। ये किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर, सतलज नदी पर ये देश की सबसे बड़ी परियोजना है। पहली आपको क्या बताई गई? दामोदर घाटी परियोजना। वो क्या है? वो देश की प्रथम है, स्वतंत्र भारत की वो प्रथम परियोजना है। स्वतंत्र भारत से पहले भी परियोजनाएं बनी हैं, वो भी मैं बताऊंगी। हाँ, वो तो देखो पॉइंट एकदम निकल ही गया था। स्वतंत्र भारत से पहले भी परियोजनाएं बनी, उसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगी लास्ट में, क्योंकि ये टॉपिक लगभग 2 दिन चलेगा, तो मैं लास्ट में उसकी बात कर दूंगी। ये देश की सबसे लंबी, सबसे बड़ी परियोजना, लंबी नहीं है, लंबी कोई दूसरी है, लेकिन ये देश की सबसे, अपने देश की, भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना। कैसे याद करेंगे? क्योंकि ये 2 स्थान है, ये क्या है? ये अलग है और ये अलग है। जब कोई चीज 2 जगह मिल जाए या 2 लोग एक साथ मिल जाते हैं तो वहां पर सारे द्वार खुल जाते हैं, ये कहा जाता है। तो यहाँ पर जब भाखड़ा नागल से मिली तो ये बड़ी हो गई। दामोदर तो सिर्फ सिंगल थी, अकेली थी, तो वो बड़ी नहीं है, सिर्फ स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, लेकिन ये सबसे बड़ी परियोजना है देश की, भाखड़ा नागल। यहाँ पर 2 लोग आपस में मिल गए, जब आपस में मिल जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ बड़ा होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ये बात हो गई। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? ये गुरुत्वीय बांध है, ये गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, जो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक गुरुत्वीय बांध है, और ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगर गुरुत्वीय बांध की बात आए कि सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। किस घाटी परियोजना पर? तो भाखड़ा नागल। तो ये सबसे ऊंची है, कितनी है? ये लगभग 226 मीटर है। कितनी है? 226 मीटर। इतनी बातें आपको मोटा मोटा बिल्कुल पता होनी चाहिए इस परियोजना के बारे में, भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, एक इसमें नहर बनती है। जब कोई घाटी परियोजना के लिए जैसे जल इकट्ठा किया गया तो वहां पर नहर बनती है। हमारे जीवन में ये बाइक वाले शांति नहीं देंगे, चाहे हम 2 बजे वीडियो बनाए चाहे 3 बजे वीडियो बनाए, लेकिन ये आएंगे जरूर। और यहीं आसपास के ही लोग हैं, पता नहीं इतनी रात में कहाँ से आते हैं, अभी 12:30 के ऊपर हो गया है। तो यहाँ पर एक नदी मतलब झील बन जाती है, इस भाखड़ा नागल के पीछे एक झील बन जाती है। कौन सी झील है? तो गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील है। अब इस 2 झीलें हैं, 2 झीलें कौन सी हैं? थोड़ा सा नाम में परिवर्तन है, सिर्फ थोड़ा सा नाम में परिवर्तन। ये गोविंद सागर झील है, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर। ये कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। किस घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है? तो भाखड़ा नागल घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है। ये एक प्राकृतिक झील है,
प्राकृतिक झील का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है तो वो कमेंट करके बताएगा, मैं अगली क्लास में इस विषय पर बात कर लूँगी। और नहीं, जैसे मतलब ये मानव निर्मित नहीं है, बस ऐसे मोटा मोटा सा। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, और प्राकृतिक का मतलब होता है स्वयं से बनी हुई, जैसे प्रकृति के द्वारा बनाई गई झीलें, जैसे सागर, महासागर, नदी, समुद्र, ये सारी चीजें मतलब प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई, प्रकृति के द्वारा बनी हुई है। उसी हिसाब से ये गोविंद सागर झील है। ठीक है, इसके आगे का जो पॉइंट आएगा वो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि गोविंद सागर झील कहाँ पर है, सतलज नदी पर है, किस घाटी परियोजना, तो भाखड़ नागर घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। अब इसका जो जल है ये किन किन राज्यों पर जाता है, सबसे बड़ी बात है, बस यही प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो इसका जल कहाँ पर जाएगा, ऐसे पूरा पूरा लिख देते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 हो गया। दूसरा पे ले लेती हूँ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आपका दिल्ली, ये 5 राज्यों पर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। ठीक है, तो जो क्योंकि ये सबसे बड़ी परियोजना है, क्या है, सबसे बड़ी परियोजना देश की, तो ये कौन से, ये मेन राज्य ये मतलब कवर करती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। बस आपको भाखड़ नागल परियोजना के बारे में इतनी बात सिर्फ जाननी है, इससे ज़्यादा कुछ गाथा कहानी बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है। अब इसमें बस ये बात आ गई, झील भी आपको मैंने बता दिया, कौन सबसे बड़ी झील आपकी गोविंद सागर झील है, और इतनी बात आपको पता हो गई मोटी मोटी, बस इतना आपको जानना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरी परियोजना के बारे में। मैं आपसे बोल रही हूँ कि सिर्फ आपको स्मार्ट स्टडी करना है, बाकी अगर आप सोचेंगे कि आप इतना कम बताई हैं, इतने में से कैसे फंस जाएगा, तो इतने में से ही फंसेगा। आप कोई भी प्रश्न उठाकर जब आप बैकयार्ड सॉल्व करते हैं, मैंने आपसे बोला भी है कि आप अपनी मेज पर पुनरावलोकन घटना चक्र की रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, उससे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। कुछ लोग को तो पीसीएस प्री, आरओ प्री वगैरह सिर्फ बैकयार्ड सॉल्व करने से हो जाता है। सिर्फ वो लोग क्या करते हैं, नई चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, बाकी वो बैकयार्ड सॉल्व करते रहते हैं, और लगभग 70% चीज़ें वहीं से मिलती हैं। आपको 30% चीज़ें सिर्फ न्यू अपडेट करनी रहती है, जैसे आपको करंट अफेयर अपडेट करना रहता है, करंट अफेयर तो आपको पूरा पढ़ना रहता है, जैसे 30 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, तो वो आपको अपडेट करना रहता है। तो करंट अफेयर रोज पढ़ने की चीज़ तो है नहीं कि आप रोज पढ़ेंगे, कुछ लोग रोज भी पढ़ते हैं, ऐसा पहले ही बता दिया जाता है कि रोज रोज करंट, अरे पेपर या एग्जाम से 2 महीने पहले करंट अफेयर अगर आप उठाएंगे तो तब भी कवर हो जाती। आगे आगे आपसे बात करते हैं किस परियोजना के बारे में, तो रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना, ये परियोजना कहाँ पर है, ये परियोजना आपकी कहाँ पर हो सकती है, जहाँ पर हम निवास, मतलब जहाँ के हम रहने वाले हैं, जहाँ के हम निवासी हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है, कहाँ पर की है, उत्तर प्रदेश की। ये सोन नदी है, सोन नदी आप लोगों को मैंने शायद कल ही बताया था। सोन नदी कहाँ से निकलती है, मैकाल की पहाड़ी आप बोल सकते हैं, या अमरकंटक से, एमपी के अमरकंटक से निकलती है। और सोन, वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं आपकी, इधर पश्चिम में नर्मदा नदी निकलती है, पूरब में महानदी निकलती है, और ऊपर से ऐसे आकर, मतलब ऊपर का मतलब एकदम ऊपर नहीं सीधा जाती, उत्तर से ऐसे थोड़ा सा झुकते हुए खंबात की खाड़ी पर निकल जाती, कौन, सोन नदी। ठीक है, तो ये हो गई रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना के बारे में क्या है, ये सोन नदी की प्रसिद्ध एक तंग घाटी है, तंग घाटी है, वहीं की सोन नदी की प्रसिद्ध तंग घाटी है, वहीं की एक सहायक नदी है। सोन नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, क्या है, सोन नदी की प्रसिद्ध तंग घाटी में सहायक नदी है रिहंद नदी। ठीक है, क्या है, रिहंद नदी। अरे एक सेकंड रुकिए, मैं आपको पूरा लिखवा देती हूँ। ये उत्तर प्रदेश के, ऐसे लिख लीजिए, यूपी में सोन की प्रसिद्ध तंग घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया ये क्या है, बांध या परियोजना है। ठीक है, तो ये तंग जो घाटी में उसकी सहायक नदी क्या है, रिहंद पर क्या बनाया गया है, रिहंद परियोजना बनाई गई है। ठीक है,
इसके पीछे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कहानी इतनी गाथा गाई गई है, इसके पीछे सिर्फ एक ही बात इम्पॉर्टेंट है। तो रिहंद जो घाटी या परियोजना है, इसके पीछे कौन सी झील बनी है? तो वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये आपको याद करना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये याद करना है। ये कैसी झील है? ये तो ये कृत्रिम झील है। कैसी झील है? ये कृत्रिम झील है। पहली क्या थी? गोविंद सागर झील थी। वो किस नदी या परियोजना के? नदी आपकी सतलज थी और परियोजना आपकी भाखड़ नागल परियोजना थी। और क्या वो एक प्राकृतिक थी। ये आपकी कृत्रिम झील है, मतलब मानव निर्मित झील है। ये मानव द्वारा बनाई गई है, खोद कर झील जैसे झील होती हैं, ये मानव द्वारा बनाई गई इस रिहंद परियोजना के पीछे। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये कहाँ पर? तो ये रिहंद परियोजना कहाँ से निकलती? रिहंद नदी घाटी जो है ये एमपी और यूपी के मध्य की सीमा बनाती है। ठीक है, अब आपको क्या, कितनी परियोजनाएं हो गई आपकी? 3 परियोजनाएं हो गई। कितनी मैंने बताई? 3 परियोजना बता दी। पहली दामोदर घाटी परियोजना, दूसरी भाखड़ा नागल परियोजना, तीसरी रिहंद परियोजना। अब एक और परियोजना बताते हैं, फिर अगली क्लास आपकी कल होगी। इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। याद का मतलब पॉइंट बाय पॉइंट नहीं याद करना। इसमें क्या याद करना है? रिहंद परियोजना के अंतर्गत क्या आती है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील आती है, जो एक कृत्रिम झील है। ये किस नदी के? अगर नदी पूछे तो रिहंद नदी के किनारे है। घाटी पूछे तो तंग घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। ये जो तंग घाटी में है, ये इसकी रिहंद नदी की सहायक है। ठीक है, और ये यूपी और एमपी के मध्य सीमा बनाती है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए मोटी मोटी। अगला पॉइंट आता है आपका हीराकुंड बांध, जो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड घाटी परियोजना लीजिए, बांध परियोजना लिख लीजिए, बात वही है लगभग। बात तो आप समझ ही रहे हैं कि घाटी परियोजनाओं की बात हो रही है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात हो रही है। अब हीराकुंड आया है तो ये क्या होगा? आपको नाम ही से पता चल रहा है क्या है? हीराकुंड बांध है, मतलब ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। क्या है? सबसे पहले ये लिख लीजिए आप पॉइंट, सबसे पहले आप लिख लीजिए कि हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, क्या है? सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। लंबे की बात मैंने कही, मतलब चौड़ाई की मैंने पहला क्या है? भाखड़ा नागल सबसे बड़ा बांध है, मतलब वो चौड़ाई लंबाई नहीं, चौड़ाई मतलब बहुत जगह घेरे तो सबसे बड़ा हो गया। लंबा मतलब ऐसे लंबाई में चल रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो सबसे लंबा बांध है। क्या है? सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये किस नदी पर है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस नदी पर है, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, और ये पॉइंट भी आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो ये महानदी पर है। अब आप कमेंट करके बताएं कि महानदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है। तो ये महानदी कहाँ पर है? तो उड़ीसा के संबलपुर जिले से, जो उड़ीसा का कटक है। कटक किस लिए प्रसिद्ध है ये भी आप मतलब कमेंट करके बताएंगे। कटक पे किसका जन्म हुआ था, जो एक क्रांतिकारी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये कुछ चीजें आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये हीराकुंड उड़ीसा, इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ये बातें आप लिख लेंगे कहाँ पर? अपने दिमाग में, कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। लंबे की बात की है मैंने, बड़े की बात नहीं की। सबसे बड़ा बांध या सबसे बड़ी परियोजना तो भाखड़ा नागल परियोजना है। सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस पर ये उड़ीसा जो महानदी, जिस नदी पर ये स्थित है, तो इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, इतनी आपको पता होनी चाहिए। पर यहाँ पर एक खतरा भी रहता है। क्या खतरा रहता है? जब मैंने महानदी आपको पढ़ाई थी तो मैंने महानदी की एक सहायक नदी है, वहाँ पर मैंने नहीं उसकी चर्चा की थी, क्योंकि मुझे लगा था ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है।
लेकिन आज पता चला वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये महानदी की सहायक नदी है। क्या लिखा है? ईब। ईब आप ऐसे लिख लीजिए, ईब। ईब ईब एक इसकी सहायक नदी है महानदी की। और ईब ईब जो नदी है, इसके आसपास जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कागज परियोजना है, मतलब कागज के कारखाने चलते हैं। तो जिस कारण से ये नदी काफ़ी दूषित होती है, मतलब इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और इस नदी के दूषित होने के कारण हीराकुंड बांध पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब कैसे प्रभाव पड़ेगा? जैसे अब कोई चीज़ आपको यहाँ पर कचरा अचरा इकट्ठा हो गया तो ये बांध पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, हानि पहुँच रही है। तो इसलिए इसे ईब नदी जो है, इसे मतलब खतरा माना जाता है। किस लिए? महानदी पर। महानदी पर किस लिए? हीराकुंड बांध के कारण। ठीक है, यहाँ पर इतनी बांध हुई। यहाँ पर एक और बांध स्थित है, इसी महानदी पर एक और बांध स्थित है। उस बांध को क्या कहते हैं? तिकरपाड़ा। तिकरपाड़ा बांध। तिकरपाड़ा बांध। वैसे ये प्रश्न पूछा नहीं गया है अभी तक, तो कहीं पर भी ये बांध नहीं देखने को मिला है। आप बैकईयर सॉल्व करेंगे वहां पर भी ये बांध नहीं देखने को मिला है कि तिकरपाड़ा बांध किस नदी के किनारे है, तो महानदी के किनारे पर है, या महानदी पर स्थित है। क्या? तिकरपाड़ा बांध। इस पर एक और बांध स्थित है इसी नदी पर, बैराज बांध। कौन सा? बैराज बांध। ये पूछा गया है, बैराज बांध। तो इसे आप याद कर सकते हैं, बैराज बांध। बैराज बांध कहाँ पर है? तो महानदी पर है। तो महानदी पर कितने बांध हो गए? 3 बांध हो गए। सबसे पहला और सबसे बड़ा विश्व का हीराकुंड बांध, फिर तिकरपाड़ा या तिकरपाड़ा या तिकरपड़ भी इसे कहीं कहीं बोला गया है, तिकरपाड़ा बांध, फिर बैराज बांध। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इसमें नहीं बताया कि बहुत मतलब एकदम आपको डिटेल में लेके गई, फिर आप समझ ही ना पाए कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। मैंने वो बताया जो आपको पढ़ना है। अब इसमें लेकिन कुछ नहीं छोड़ना है, अब इतनी बातें आपको पता ही होनी चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मतलब अभी ये 4 ही बांध मैंने बताए हैं, बाकी और भी इम्पॉर्टेंट बांध है वो मैं कल अगले लेक्चर पर लेकर आऊँगी, कल लेकर आऊँगी। फिर उसके बाद बांध अगर 2 दिन में ख़त्म हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये बांध याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। आरओ में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। 2 दिन या 3 दिन की क्लास में 2 से 3 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी नदी भी रिविजन हो जाएगी और यहाँ पर बने बांध भी रिवीजन हो जाएंगे। और यहाँ पर जो भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे ये ईब नदी छूट गई थी तो ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न पीसीएस में जरूर यहाँ से खोज के निकालते हैं कि ईब नदी किसकी सहायक नदी? तो महानदी की है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में जल्द ही मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को शुभ रात्रि। अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा। अगर आप कुछ देने योग्य हैं किसी को तो आप उन्हें जरूर दीजिए। आप अपने अगल बगल आस पड़ोस पे जो भी सहायता करने योग्य हैं तो आप उन्हें सहायता कीजिए। अगर आपके आस पड़ोस कोई पढ़ रहा है रूम लेकर, या ऐसे भी आपके घर पर कोई है, अगर आपको उस विषय में ज्ञान है तो आप उन्हें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास पर जल्द ही, और तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।